बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ गजानन वाडकर हिंदी विभाग। आज छायावादी कवि की प्रगतिवादी कविता तोड़ती पत्थर, इस कविता पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रगतिवादी कविता वह तोड़ती पत्थर। टाइटल देखिए, वह तोड़ती पत्थर। तोड़ता पत्थर नहीं, पुल्लिंग रूप में नहीं, तोड़ती पत्थर स्त्रीलिंग रूप में है, यानी नारी पर, एक मजदूरनी पर, एक गरीब, एक मजदूरनी नारी पर आधारित एक कविता, वह तोड़ती पत्थर। बहुत ही अच्छी कविता है। इतिवृत्तात्मक शैली पर लिखा हुआ एक काव्य। इस काव्य में, इस कविता में उस नारी का, उस मजदूरनी का, उस काम करने वाली स्त्री का सजीव चित्रण, सजीव चित्रण उतारा गया है। कवि अपने आंखों के सामने जो नारी बैठकर पत्थर तोड़ रही है, जो आंखों के सामने है, दिखाई दे रहा है, उस नारी की दशा, उस नारी की वो स्थिति, उस स्थिति के बारे में कवि निराला ने अपने शब्दों में उतारा है। किस तरह उन्होंने उतारा है, वो तस्वीर उन्होंने किस तरह खींची है, देखेंगे आज। कविता का नाम क्या है? वह तोड़ती पत्थर। सत्यांश है यहां, किसी की एक सच्चाई, काल्पनिक बातें नहीं, या काल्पनिक कविता नहीं, या कवि यहां कल्पनाओं में, कल्पना लोक में विचार कर यहां कवि कविता नहीं रचा है। स्वतः कवि के आंखों के सामने जो बैठी है और पत्थर तोड़ रही है, कष्ट उठा रही है, कष्ट झेल रही है, उसी के बारे में उन्होंने लिखा। क्या है कविता में? वह तोड़ती पत्थर। मैं पढ़ता हूं, देखिए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। देखिए, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर वह तोड़ती पत्थर। आगे कवि लिखते हैं, कोई न छायादार पेड़, कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्यामतन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रतमन। कवि क्या कहते हैं यहां? कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्यामतन पर बंधा यौवन, नतनयन प्रिय कर्म रतमन। गुरु हथौड़ा करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राका। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भूख। कवि देखिए किस तरह लिखता है, उठी झुलसाती हुई लू,
रुई ज्यों जलती हुई भूख, गर्द छिनगी छा गई प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। देख दे देखा मुझे तो एक बार, देख दे देखा तो मुझे एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्नता। देख दे देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्नता। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं, जो मार खा रोई नहीं। सजा सजा सहज सितार, सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं ज्योति सुनी झनकार। सुनी मैंने वह नहीं ज्योति सुनी झनकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुधर, एक क्षण के बाद वह कांपी वह सुधर। ढोलक माते से गिरे सीकर, ढोलक माते से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में, लीन होते कर्म में, फिर ज्यों कहा, फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। कितने कम शब्दों में एक मजदूरी का चित्रण यहां कवि ने दिया है। ये कोई काल्पनिक नहीं, फिर से मैं कह रहा हूं, कोई काल्पनिक नहीं। कवि एक शहर में, शहर का नाम क्या है? इलाहाबाद। इलाहाबाद के पथ पर, पथ के किनारे एक पत्थर तोड़ने वाली स्त्री को कवि ने देखा। उस स्त्री को देखते हुए कवि कविता लिखता है और कवि कहता है, हमारे सामने पेश करता है। क्या कहता है कवि? वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर। देखा उसे मैंने, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, इलाहाबाद के पथ पर रास्ते पर, रास्ते के एक किनारे मैंने उसे देखा। किसे देखा कवि ने? एक स्त्री को देखा। और वो स्त्री देखने में कैसी है? क्या कर रही है? कहां बैठी है? उसकी स्थिति क्या है? वातावरण कैसा है? संदर्भ क्या है? कवि लिखता है, आगे लिखता है कवि, कोई न छायादार पेड़। वो स्त्री जहां बैठी है, जहां बैठकर काम कर रही है, कौन सा काम? पत्थर तोड़ने का काम। कौन पत्थर तोड़ रही है? पुरुष नहीं, गौर कीजिए, पुरुष नहीं, स्त्री, औरत भी नहीं, एक स्त्री। यानी यहां आप उम्र वाली या बूढ़ी औरत भी न समझे। कवि यहां कवि कहता है, कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले, तले नीचे, उसके नीचे, किसके नीचे? उस पेड़ के नीचे जिस पेड़ में पत्ते नहीं, जिस पेड़ से छांव नहीं, जिस पेड़ से छाया नहीं। इसलिए कवि इस शब्द का प्रयोग कर रहा है। क्या कर रहा है? कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, उसके नीचे, उस पेड़ के नीचे, किस पेड़ के नीचे? फिर से मैं कह रहा हूं, किस पेड़ के नीचे? जिस पेड़ से छांव नहीं हो, छांव नहीं है वहां। अक्सर पेड़ की छाया होती है, छांव होती है, लेकिन यहां नहीं है। नसीब देखो उसका, किस्मत देखो, देखिए उसकी कैसी किस्मत है। पेड़ है लेकिन छाया नहीं। छतरी की तो दूर की बात है, वो क्यों, वो बाद में मैं बताऊंगा। लेकिन अब ये समझिए, कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले
बैठी हुई स्वीकार, स्वीकार है। ಚಾವ್ नहीं, ಛಾಯ नहीं, ಥಂಡಕ नहीं, ನೆರಳು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅವಳಿಗೆ ಅದೇ ಸ್ವೀಕಾರ. ನೆರಳು ಕೊಡುವಂತ ಆ ಮರ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ. ಬೇಡ ಅಂದಿಲ್ಲ, उसने ना नहीं कहा, उसे स्वीकार है, मंजूर है, उसको वो काम भी मंजूर है, वो जगह भी मंजूर है. कभी इसलिए कहता है वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार देखने में कैसी है? श्यामतन. उसका तन यानी बदन, शरीर, उसका रंग, शरीर का रंग सांवला है. ಈ ಕಡೆ ಕಪ್ಪನೂ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಕೆಂಪನೂ ಅಲ್ಲ, ಸಾವಲ. ಹೌದಾ? ಶ್ಯಾಮದ. ಕೃಷ್ಣನ ರಂಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಣ್ಣ, ಕೃಷ್ಣನ ಮೈ ಬಣ್ಣ ಆ ತರ. देखने में वो स्त्री, वो नारी कैसी है? श्यामतन बरबंदा यौवन. एक और शब्द कभी यहां जानबूझकर इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं. श्याम तन है, सांवला शरीर है, और भरबंदा यौवन, जवान है. इस शब्द पर गौर कीजिए, लक्ष्य दीजिए. ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಂತನ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಏನಂತ? ಯೌವನಿ, ತುಂಬ ಯೌವನಿ ಅವಳು. ಯಾರು? ಒಂದು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವಳು. ಎಂತ ಕೆಲಸ? ಕಲ್ಲು ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವಳು. ಯಾರು? ಮುದುಕಿಯಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲ, ಹರೆಯದ ಹೆಂಗಸು, ಹದಿಹರೆಯದ ಹೆಂಗಸು, ಯೌವನಿ, ಜವಾನ್. श्यामतन बरबंदा यौवन. कवि क्यों कह रहा है? इस तरह के शब्दों का प्रयोग कवि क्यों कर रहा है यहाँ? क्योंकि दिखाना चाहता है, देखो भारत में, जिस भारत में हम नारी को भारतीय नारी की दर्जा, भारतीय नारी की दर्जा बहुत ऊपर है. भारतीय नारी की छवि बहुत ही अत्यंत पवित्र और ऊपर है ना? उसकी छवि अलग है, उसका स्थान अलग है. भारत में जो स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों को सिर्फ स्त्री नहीं कहते, हम क्या कहते हैं उन्हें? भारतीय नारी. भारतीय नार कहा नहीं जाता, ज्यादातर प्रयोग में नहीं आता, लेकिन ज्यादातर प्रयोग में एक शब्द आता है भारतीय नार. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ನಾರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ स्त्री. लेकिन भारतीय स्त्री की हालत देखो, उसकी स्थिति देखो, मजबूर देखो, उसकी मजबूरी देखो. वो कमजोर नहीं, लेकिन मजबूर है. मजबूरी में ऐसा काम कर रही है. कहां बैठकर काम कर रही है? कोई न छायादार पेड़, छांव वाला पेड़ भी नहीं, बाहर एक रास्ते के किनारे, बाहर एक रास्ते के किनारे हमारी भारतीय नारी वहां बैठकर पत्थर तोड़ने का काम कर रही है. विपर्यास है ना ये? कैसा लगता है जी? घर में बैठकर काम करने वाले को देखो, ऑफिस में बैठकर काम करने वालों देखो, उन सभी को देखो, उनकी छवि अलग है, उनकी बात अलग है. लेकिन एक औरत, एक स्त्री, एक लड़की बाहर जाके, बाहर इस तरह रास्ते में बैठकर काम करती है, तो भारत की ये दुर्दशा. सोचने की बात है ना, बहुत सोचने की बात है. हमारी भारतीय नारी, हमारी भारतीय स्त्री कहाँ जाकर काम कर रही है, ये पहले हमें सोचना चाहिए. क्या इंस्पेक्टर बन गई? क्या बहुत बड़ा ऑफिसर बन गई है? नहीं है, वे अलग. लेकिन यहाँ
उस नारी का चित्रण कवि यहां दे रहा है, हमें दर्शा रहा है, हमें बता रहा है, देखो हमारी भारतीय नारी एक रास्ते के किनारे ಒಂದು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ। और वो भी कौन है जी? सुंदर है, खूबसूरत है, देखने में सांवला रंग है, लेकिन भरबंदा यौवन, नतनयन, झुकी हुई आंखें, नतनयन, प्रिय कर्म रत मन। आगे कवि लिखता है प्रिय कर्म, अपने उस कर्म को ही प्रिय मानकर। किस कर्म को, किस काम को? पत्थर तोड़ने का काम। पत्थर जो तोड़ रही है, पत्थर तोड़ने का जो काम है, उसी को प्रिय मानकर, क्योंकि अपनी किस्मत में वो काम आ गया है। बैठकर लिखने का काम नहीं आया, लेकिन उसकी किस्मत पर कौन सा काम आ गया? एक हथौड़ा, भार हथौड़ा, वज्जन हथौड़ा, गुरु हथौड़ा उठाकर पत्थर तोड़ना, ऐसा काम आ गया। फिर भी मंजूर है। रास्ते में जाके बैठा तब भी मंजूर है, फिर भी मंजूर है। क्यों? क्योंकि पेट का सवाल है, जीवन का सवाल है, जिंदगी का सवाल है, पेट भरने का सवाल है। भूख है ना, जीवन का गुजारा करना है, जीवन गुजारना है। कवि किस तरह किन किन शब्दों का प्रयोग करता है देखिए। श्याम तन बरबंदा यौवन, नतनयन, प्रिय कर्म रत मन। उसी में मन लगाकर, लीन होकर, उसी काम को, उसी कर्म को प्रिय समझकर वो काम करती है, काम कर रही है। उस औरत को, उस स्त्री को, उस नारी को कवि ने कहा देखा? इलाहाबाद के एक पथ पर। वो नारी क्या कर रही है? पत्थर तोड़ रही है। आप देखते हैं ना, कोई पत्थर उठाती है, कोई पत्थर तोड़ती है, कोई टोकरी उठाती है। गौंडे ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿಲ್ಲ ಅವರು। सिर्फ ये एक उदाहरण मात्र है हमारे भारत देश की। भारत देश में घटने वाली ऐसी घटनाएं बहुत हमें मिलती है। सिर्फ एक इस कविता के माध्यम से कवि यह भी कहना चाहता है, यह भी दर्शाना चाहता है कि देखो हमारा भारत, हमारी स्थिति कैसी है, हमारी नारी की स्थिति कैसी है, खासकर हमारे भारत में। और भी है ना, और भी कई स्त्रियां हैं जो बाहर जाती है, काम करती है। जिम्मेदार कौन है इसका? कारणीभूत कौन? अगर घर की एक स्त्री बाहर जाके काम कर रही है, कौन सा काम? ऐसा काम कोई बर्तन मांजना, किसी के घर जाके कपड़े धोना, किसी के घर जाके झाड़ू पोंछा लगाना, इस तरह बाहर जाके काम करना, या कारखाने में जाना, नौटंकी में जाना, अनेक ऐसे काम हैं जो स्त्री को शोभा नहीं देते, लेकिन फिर भी वो काम कर रही है। क्यों? बहुत बड़ा सवाल है। क्यों? भारतीय नारी यही है। एक भारतीय नारी इस तरह बाहर बैठकर इस तरह काम करना, किसी और के घर जाकर झाड़ू लगाना, किसी और के घर जाकर बर्तन मांजना, किसी और घर में जाकर कपड़े धोना, होटल में काम करती है, लॉज में काम करती है, करते हैं ना, किसी के घर में काम करती है, कॉलेज में काम करती है, बाहर इस तरह झाड़ू लगाती है। भारतीय बेटे होते हुए भी, पति होते हुए। एक और बात मैं जानबूझकर यहां कह रहा हूं, बेटे होते हुए भी और मर्द होते हुए भी एक कोमल स्त्री को
इस तरह बाहर जाके काम करना पड़ रहा है? क्या वजह हो सकती है? आप ही सोचिए, क्या वजह हो सकती है? इसके लिए जिम्मेदार कौन? कौन कारणीभूत है? क्या हम हैं? मर्द जात हम हैं? किसी की माँ जा रही है, बाहर जाकर काम कर रही है, किसी की बहन जाकर बाहर काम कर रही है ना? वो काम अलग, जो गद्दे पर बैठकर काम करना, ऑफिस के अंदर बैठकर काम करना, एसी के रूम में बैठकर काम करना, वो बात अलग। और ये बात कहीं दूर चलते जाके काम करना, कहीं दूर जाकर काम करना, इस तरह धूप में बैठकर काम करना, इस तरह रास्ते के किनारे बैठकर काम करना, उसके लिए शोभा है नहीं है। लेकिन पापी पेट का सवाल कवि इसी को दर्शाना चाहता है, कवि यही बताना चाहता है। क्या कह रहे हैं कवि? श्याम तन बरबंदा यौवन, वो जवान है। इस बरबंदा यौवन, कवि इसका प्रयोग शायद इसलिए किया होगा, हमारी दृष्टि कैसी है, मर्दों की दृष्टि कैसी है? भले ही वो श्याम रंग वाली, सांवला रंग का है, देखने में वो काली है, लेकिन फिर भी हमारी नजरिया, देखने की दृष्टि, पुरुष की दृष्टि, देखने की दृष्टि जाते हैं ना दृष्टि। क्यों? क्योंकि जवान है ना? आगे मैं कुछ नहीं कहता, समझने की बात है। कवि यहां कह रहा है श्याम तन बर बंदा यौवन नतन नयन, फिर भी चिंता नहीं है, किसी की फिक्र नहीं है, कोई मुझे देख रहा है, कोई घूर रहा है, वो नहीं सोच रही है। अपने ही उस काम को प्रिय समझकर, आंखें झुकाकर, उसमें उस काम में लीन होकर वो काम कर रही है, पत्थर तोड़ रही है। और कौन पत्थर तोड़ रही है भैया? एक स्त्री पत्थर तोड़ रही है। ಗಂಡಸರಾಗಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ, ನಾವು ಪುರುಷರಾಗಿ 5 ಕಿಲೋ ನಾವು ಶಿಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನಮಗಾಗಲ್ಲ ರೀ, ಕೈ ಸೋತ ಬರ್ತಾವ ನಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಒಂದು ತಮಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಕೈ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಕೈ ನುಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। लेकिन एक स्त्री, देखो एक स्त्री क्या कर रही है? गुरु हथौड़ा हाथ, गुरु हथौड़ा हाथ, हाथ में क्या है? गुरु ಹತೋಡ है, ವಜ್ಜನ್, ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಾರವಾದ ಆ ಸುತ್ತಿಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸುತ್ತಿಗೆನ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಭಾರವಾದ ಒಂದು ಸುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ನಾವೊಂದು 2 ಬೆಟ್ಟ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಯ್ಯೋ ಅಂತೀವಲ್ಲ। लेकिन वो स्त्री देखो, गुरु हथौड़ा हाथ, हाथ में वो हथौड़ा लेके क्या कर रही है? गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार कर रही है। सुबह एक बार बैठ गई, प्रातः काल काम करने के लिए आकर वहां बैठ गई, तो शाम तक वो पत्थर तोड़ती है, बार बार पत्थर तोड़ रही है, बार बार प्रहार कर रही है। वो भी कौन सा, कैसा साधन, कैसा है? वो हथौड़ा है। अಷ್ಟೊಂದು वज्जे ಇದೆಲ್ಲ कोमल कलाइयों में, इन कोमल हाथों में वो गुरु हथौड़ा पकड़कर इतना बड़ा सा पत्थर तोड़ रही है। ಕಲ್ಲು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗಬಹುದು ಅಂತ ಕಲ್ಲನ್ನ ಒಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು, ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ। ಯಾರು ಅವಳು? ಪುರುಷ ಅಲ್ಲ ರೀ, ನಮ್ಮ ತರ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟ पहलवान पुरुष नहीं, ताकतवान पुरुष नहीं, बलवान पुरुष नहीं, एक स्त्री इतना बड़ा पत्थर लेकर तोड़ने के लिए बैठी। कवि कहता है आगे, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका, आगे कवि लिखता है उसके सामने
जहां वो बैठी है, जिस पेड़ के नीचे बैठकर वो काम कर रही है, उसके ठीक सामने क्या है? तरुमालिका। सामने तरुमालिका, अट्टालिका, प्राकार है। देखो, है ना? एक रास्ता है, यहाँ वो बैठी है और वहां तरुमालिका गार्डन भी है। समझो, गार्डन एक बंगला है, महल है, और महल के सामने उनका ही एक बगीचा है, बाग है ना, गार्डन है। और गार्डन को एक प्राकार, एक कंपाउंड भी देख रही है। क्या देख रही है? वो देख रही है सामने तरुमालिका, अट्टालिका, प्राकार। कवि क्यों ऐसा कहा? शायद है वहां जहां वो बैठी है, उसके सामने एक बंगला है, बंगले के सामने वो गार्डन है और कंपाउंड भी है, बहुत सुंदर एक घर। शायद वो मारते हुए, काम करते हुए उस स्त्री की नजर उस पर पड़ी। देखा उसने, किसको देखा? उस बंगले को देखा। कभी आगे लिखता है, देखिए, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, जाड़े के दिन नहीं। कभी यहां क्या कहना चाहता है? यहां बताना चाहता है गर्मियों के दिन। कैसी गर्मी? हम गर्मियों के दिन हम निकलते हैं जी, ಬೇಸಿಗೆಯ ದಿನ, ಚಳಿಗಾಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲ, ಬೇಸಿಗೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬೆವರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ, ಕಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ, ಆ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರವಳು? ಅವಳು ಸ್ತ್ರೀ ಅಲ್ವೇ? चढ़ रही थी धूप चढ़ रही थी। क्या धूप उसकी है? वो रोक सकती है? सूरज चढ़ रहा था, जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा था वैसे वैसे धूप प्रखंड हो गई, प्रचंड हो रही थी। कवि कहता है, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, सूरज को देखा तमतमा रहा है, आग बबूला है। इसीलिए कवि कहता है, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू। देखो, कुछ क्षण के लिए अगर हवा भी आ गई, हवा भी चली, लेकिन कैसी हवा चली? घर्मयुक्त हवा चली, झुलसाती हुई हवा उठी। कवि कहता है, उसका नसीब देखो, किस्मत देखो कैसे। ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ, ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ, ತಂಗಾಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ಆರಾಮ ಸಿಗಬಹುದಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಅವಳನ್ನ ಹಣೆಬರಗಕ್ಕೆ ಅವಳ ನಸೀಬಕ್ಕೆ ಅದು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎಂತ ಗಾಳಿ ಬಂತು? ಆ ಸುಡು ಗಾಳಿ। कवि ने कहा, गर्मियों के दिन दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई, उठी झुलसाती हुई लू यानी हवा चली, गर्म हवा चली। और इतना ही नहीं, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो चलती हुई, और उस गर्मी के मारे भू यानी भूमि, जमीन, ये भूमि कैसी है, किस तरह है? इस तरह जल रही है। अगर रुई भी उस पर पड़ गई तो, अगर उस भू पर, उस जमीन पर रुई अगर रखा जाए तो रुई भी जल जाए। तो पांव रखे तो क्या होगा? कवि इन शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहा है? बोट डालकर ऐसे चप्पल डालकर वो काम कर रही है। नहीं, ठीक से चप्पल भी नहीं है पहनने के लिए। शायद चप्पल होता तो कोई बात होता, शायद वो पाँव नहीं जलते, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि गरीब है बेचारी, बहुत गरीब है, इसीलिए तो बाहर आई है, काम कर रही है। कवि ने कहा, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिन्ही छा गई। जब हवा चली, झुलसती हुई हवा उठी तो हवा के साथ साथ और क्या उठी? गर्द भी। गर्द यानी
धूल के कण भी, धूल भी उड़ गई, और वो धूल किसके समान है? चिंगारी के समान है। चिंगारी युक्त वो धूल भी उठी। देखो मुसीबत है, कैसी मुसीबत है, कितना कष्ट है उसे। एक तो सूरज चढ़ा है और प्रचंड गर्मी है, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी। एक रुई इस तरह जल रही है, इस तरह जल जाती है। शायद अगर वो रुई उस भूमि पर अगर गिर गई तो, ये तो शरीर है ना, और वो शरीर, वो भी किसका शरीर? स्त्री का शरीर। कवि ने कहा रुई जो जलते हुए वो गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर। शायद दोपहर हो गई, तो दोपहर हो गई, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಟ ಮಟ ಬಿಸಿಲು, ರಿನ ರಿನ ಬಿಸಿಲು ಹೇಗಾಗಿರಬಾರದಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವಳು ಅದೇ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕೆಲಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಅವಳನ್ನು ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ, ಹೌದಾ? मजबूर है। वह तोड़ती पत्थर, वो पत्थर तोड़ रही है। कवि आगे लिखता है, क्या लिखता है? देखते देखा मुझे तो एक बार, शायद कवि को उसने देखा होगा एक पल के लिए, लेकिन फिर आगे झुकाकर फिर काम कर रही है। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न था। पकड़िए वाक्य, उस भवन की ओर देखा। किस भवन की ओर? जहां तरुमालिका, अट्टालिका, प्राकर, एक लाइन आ गया ना, एक वाक्य आ गया था पहले। हाँ, शायद उस भवन की ओर देखा। एक पल के लिए काम करते हुए पत्थर पर प्रहार करते हुए, मारते हुए, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए उस भवन की ओर उस स्त्री ने देखा। तो मन में क्या आया होगा, क्या भाव जगा होगा मन में, उसके मन में? ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಎದುರೇ ಇದ್ದಂತ ಆ ಮಹಲನ್ನ ಅವಳು ನೋಡಿದಳು. ದೊಡ್ಡದಾದ ಮನೆ, ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್, ಆ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡು, ಅಂತ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾವನೆ ಎದ್ದಿರಬಹುದು ಅವಳಿಗೆ? ಅದು ಯಾವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ? ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತಾ मारते हुए एक पल के लिए वहां गई। एक पल के लिए उसने, उस स्त्री ने उस भवन को देखा, तो मन में शायद एक आशा जागी, ಒಂದು ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೂ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಇಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, मेरा भी ऐसा घर होता तो, मेरे पास भी एक ऐसा घर होता तो, ऐसे घर में मेरा भी जन्म हुआ होता तो। एक पल के लिए उसने सोचा, शायद एक पल के लिए सोचा, गलती हो गई। क्यों गलती हो गई? आगे आता है, कवि लिखता है, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೂ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಇಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಸೆ, ದುರಾಸೆ ಅಲ್ಲವೇ, ಒಂದು ಆಸೆ ಅವಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಏನಾಗಬಹುದು, ಏನು ಆಗಿರಬಹುದು? कवि लिखते हैं, देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न था। भावना है इस तरह, जैसे तार टूट गया हो, वीणा का तार टूट गया हो, क्या होता है? छिन्नता। ಭಾವನೆಗಳು ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರ, ಹೌದಾ? ಆಸೆಗಳನ್ನು ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರ, ಕನಸುಗಳನ್ನು ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕನಸು ಕಂಡಳಲ್ಲ ಅವಳು, ನನ್ನದು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ನ? ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. कवि कहता है, देख कर कोई नहीं देखा मुझे तो उस दृष्टि से, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा कोई नहीं। वाक्य देखिए, जो मार खा वही नहीं। कवि देख रहा है, कवि को मालूम हुआ एक पल के लिए उसकी दृष्टि किस पर पड़ गई? उस भवन पर पड़ गई। कवि उसी वक्त देखा,
लेकिन क्या हो गया था, अंजाम क्या हुआ, गलती क्या हो गई, एक क्षण के लिए, एक क्षण की गलती, ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆಗಿದ್ದ ತಪ್ಪು ಏನು, मार खा रोई नहीं, जो पत्थर पर वो प्रहार, वो मार जो पत्थर पर पड़ने वाली थी, गलती से कहां पड़ गई, उंगली पर पड़ गई. ಹೌದಾ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ ಆಯಿತು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿತು, ನನಗೂ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರನೂ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅನ್ನುವಂಬ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದ ಆ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಆ ಹೊಡೆತ, ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಹೊಡೆತ ತನ್ನ ಬೆರಳ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು, ಬೆರಳ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ರೀ. मार खा रोई नहीं, लेकिन सोचिए, मार खा गई, मार तो उंगली पर पड़ गई, यानी चोट, उसे चोट लगी है, लेकिन फिर भी रोई नहीं. क्यों नहीं रोई, अगर रोते हुए अगर बैठे तो अयो ನನ್ನ ಕೈಯ ऐसा अगर बैठे तो काम हो सकता है, मालिक आ जाएगा, ये नहीं इन्वेस्ट ಮಾಡಿಲ್ಲ, अरे तुमने अभी नहीं किया है, काम समाप्त नहीं हुआ है, अरे तुझसे नहीं हो पाएगा, चलो यहाँ से चलो. ಸಾವುಕಾರ ಬಂದೇನನ್ಬೋದು, ನೀ ಇನ್ನೂ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಹೊಡೆದಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ಕಲ್ಲು, ಮತ್ತೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ನೀನು ನಡಿ, ನಾಳಿಂದ ಬರಬೇಡ. मालिक कहता है ना, डांटता है, गुस्सा करता है और काम से निकाल देता है. इसीलिए उसे मालूम है, अगर मैं रोई, अगर मैं रोने लगी, रोते हुए बैठी इस दर्द के मारे, तो मुझे कल काम नहीं मिलेगा, अगर कल मुझे काम नहीं मिलेगा तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मेरा परिवार का पेट नहीं भरेगा, मेरे परिवार वाले जन का पेट नहीं भरेगा, जिंदगी नहीं चलेगी. उसे मालूम है, इसीलिए कभी सब कुछ देख रहा है. कभी वही लिखता है जिसको उसने देखा. एक पल के लिए उसकी दृष्टि वहां पड़ी, लेकिन ये उसी पल की गलती के कारण क्या हो गया, चोट उंगली पर आ गई. मार खा रोई नहीं, सजा, कवि कहता है सजा सहज सितार. कैसी सजा है, उस सितार का वो तार तो टूट गया ना, लेकिन फिर भी वहां एक झंकार है, एक धुंध है, एक स्वर निकला, एक सुस्वर निकला. आ ಸಿತಾರ ತಂತಿ ಹರಿದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವರ ಇದೆ. कवि कहता है सजा सहज सितार, सजा सहज मिल गई, कुछ उसने जानबूझकर गलती नहीं की, लेकिन आशा जगी. एक पल के लिए उसने सपना देखा, शायद एक पल के लिए भी नहीं. सजा सहज सितार, कवि कहता है सुनी मैंने वह नहीं थी जी, वह नहीं थी सुनी झंकार. सुनी मैंने, वो आवाज मैंने सुनी, ಆ ಸೌಂಡ್ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ಎಂತ ಸೌಂಡ್ ಅದು, ಎಂತ ಧ್ವನಿ, ಎಂತ ಅದು ಆವಾಜ. कवि कहता है ಅದು ಸಂಗೀತ ಅಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅದು ಸಂಗೀತ ಇತ್ತು. मार खा रोई नहीं, जो मार उंगली पर पड़ गई है, उसकी आवाज तो नहीं निकली, किसी को भी मालूम भी नहीं हुआ, शायद मालूम होता भी नहीं. कहाँ बैठकर काम कर रही है जी, रास्ते पर बैठकर काम कर रही है, आते जाते लोग बहुत है ना वहां. कोई रुका, अयो नू आयता, अयो रक्त बनता, अयो पेट हचकोंदिदरा, किसी ने पूछा. रुक कर आते जाते लोगों में से कोई एक रुक कर उससे किसी ने पूछा, क्यों जी क्या हुआ, चोट लगी, अरे रक्त निकला, किसी ने कुछ पूछा नहीं पूछा. क्यों, क्योंकि सभी अपने अपने में मस्त है. कवि इसीलिए कहता है, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार, वो झंकार नहीं थी, लेकिन फिर भी वहां एक झंकार मैंने सुनी.
एक क्षण के बाद वह कांपी सुधर। एक क्षण के लिए, एक क्षण के बाद, उसी क्षण के बाद, एक ही क्षण के लिए वह कांपी, स्माइट दो और काम में लग और सुधर गई और वो काम करने लग। ನಮಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಅದಾಗರಿ ಬರೀ ಒಂದು ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಏನೋ ನಾವು ಉಗುರನ್ನ ತಗೋತಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಉಗುರನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಂತೀವಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅಷ್ಟೇ ಓಡಿ ಬರಲ್ಲ ರೀ, ಓಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ರಕ್ತ ಬಂತು ರಕ್ತ ಬಂತು ರಕ್ತ ಬಂತು. देखो उसकी स्थिति क्या है, कैसा कैसा काम करते हैं लोग, करते हैं ना, बहुत ऊपर 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 चढ़ के, ऊपर चढ़कर काम करते हो तो ऊपर से नीचे गिरकर मर जाते हैं लोग, ऐसे भी काम करते हैं ना। और स्त्रियां भी ऐसे काम करती हैं, यहां भी ऐसा ही हुआ। एक क्षण की गलती के लिए चोट उंगली पर और खून निकल गया। वो जो सजा मिली सहज मिली, सहज में मिली। इसीलिए कवि कहता है एक क्षण के बाद, एक क्षण के बाद वह काम की और सुधर गई, फिर सुधर गई, फिर काम करने लग गई।